नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। कांग्रेस 9 तो बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला कांटे का हो सकता है, इसलिए यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की राह उतनी भी आसान नजर नहीं आ रही जितनी आसान लग रही थी या सोचा जा रहा था। ऐसी ही हॉट सीट मानी जा रही है रोहतक लोकसभा सीट भी, जहां का सियासी संग्राम क्या कहता है, यह जानने की कोशिश आज हम चर्चा के जरिए करेंगे। रोहतक के रण में कौन मारेगा बाजी, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है रोहतक के लिए। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें एक दो ऐसे सवाल जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोहतक की जंग इतनी भी आसान नहीं है। उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए लीजिए, आज आपको प्रदेश के सबसे पुराने जिलों में से एक रहे रोहतक लोकसभा की मौजूदा तस्वीर दिखाते हैं। रोहतक लोकसभा इसलिए भी चर्चित सीट रही है कि यहां शुरू से ही हुड्डा परिवार की दमक रही है। यहाँ विरासत बचाने की जंग भी मान सकते हैं। रोहतक में प्रदेश की सियासत के धुरंधर नेता रहे चौधरी देवीलाल को भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में 3 बार मात दी थी। दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ से 3 बार संसद में पहुंचे। कुल 9 बार यहाँ से हुड्डा परिवार संसद में पहुंचा। यहाँ मुकाबला अब कांग्रेस के पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा में है। भाई, ये सरकार असंवेदनशील सरकार है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे सरकार जिसको सड़क पे आना ना पड़ा हो। मेरे ख्याल पत्रकार ही रह रहे हैं। जल्दी कहीं आपको जल्दी आज एक और वर्ग, आज हमें एक और वर्ग मिला, राशन डिपो की राशन डिपो को रिटायर करने की उम्र सरकार ने डिक्लेयर कर दी है, 58 साल। जल्दी ही एक शॉपकीपर को और किसान को भी रिटायर करने की उम्र, ये ऐसा लगता है सरकार लाने की सोच रही है, क्योंकि राशन डिपो की क्या अन्याय है। हमारे को कहता फिरता था कि अभी मेरे साथ ज्यादती हुई पार्लियामेंट के चुनाव में। मेरे को पार्लियामेंट में दीपेंद्र हुड्डा मिले। मैंने कहा, अरे भाई तू कहता फिरता है कि तेरे साथ ज्यादती हुई? अरे ज्यादती तो बोगस वोट तो तुम न डलवाए, कलोई में डलवाए, महम में डलवाए, बेरी में डलवाए, वो कसर नहीं छोड़ी। और मैं कहा, दीपेंद्र जी, अगर चुनाव साफ सुथरा चुनाव होता, अगर बोगस वोट तुम नहीं डलवाते तो कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख वोटों से दीपेंद्र हारता। गौरतलब है कि 9 विधानसभाओं वाले रोहतक लोकसभा में करीब 18.5 लाख मतदाता हैं। इस लोकसभा सीट को मोटे तौर पर जाट प्रभाव वाली सीट मान सकते हैं। हालांकि इस लिहाज से देखें तो गैर जाट वोटर्स की आबादी कहीं ज्यादा है, पर इस बार जमीनी हकीकत की बात करें तो मुकाबला बेहद करीबी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 1996 में सोनीपत से निर्दलीय सांसद बनकर राजनीतिक इतिहास में ये करिश्मा कर दिखाया था। 3 जगह से 4 बार सांसद बने डॉक्टर अरविंद शर्मा सियासी चालों में माहिर माने जाते हैं। पिछली बार कुछ हजार वोटों से जीते पंडित जी के लिए इस बार ताज बचाने की बड़ी चुनौती है। कुछ भी हो सकता है, मतलब इस बार कुछ भी हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहती है रोहतक की सियासी जंग और यहां कौन मारेगा बाजी। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। रोहतक लोकसभा सीट, एक तरफ अरविंद शर्मा, दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा, और क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने आप को कहीं ना कहीं देख रही हैं, लेकिन ये लोकसभा की सीट क्या कह रही है?
देखिए पंकज, रोहतक लोकसभा की सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चित सीट है। चर्चित से इसलिए क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता है, कदावर नेता है, जिनकी ये पैतृक सीट रही है। भूपेंद्र हुड्डा 4 बार सांसद रहे यहां से, दीपेंद्र हुड्डा 3 बार रहे, अब तो राज्यसभा में चौधरी रणबीर हुड्डा भी कुल मिलाकर 9 बार संसद में हुड्डा परिवार को पहुंचाने वाली रोहतक सीट है। एक दिन दीपेंद्र ने पीछे अपने बयान में भी कहा था कि आप लोगों के आशीर्वाद से, कलानौर में वो संबोधित करे थे, आप लोगों के आशीर्वाद से 9 बार सांसदी हमें मिली है और इस बार भी आपका आशीर्वाद बना रहेगा। तो इस तरीके से जब वो लोगों को वोट की अपील करे थे, उनका ये कहना, देखिए 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ये सीट हारे थे, जबकि 2014 में जब मोदी जी की हवा चली, बीजेपी की हवा चली, दीपेंद्र हुड्डा जीते थे 2014 वाला चुनाव। लेकिन 2019 आते आते 2019 में दीपेंद्र और भूपेंद्र सोनीपत से और दीपेंद्र रोहतक से दोनों सीटें हारे थे और दोनों इनके, एक ये माना जाता है कि सबसे मजबूत गढ़ भूपेंद्र हुड्डा का जो है वो रोहतक सोनीपत है। उसके अलावा झज्जर बाद में इनके कब्जे में आया, लेकिन रोहतक और सोनीपत में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के ससुराल हैं। आशा हुड्डा सोनीपत से ताल्लुक रखती है और भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा चौधरी मातू राम रणबीर, इनका जो परिवार है हुड्डा परिवार का, उनकी जड़ें रोहतक में शुरू से मजबूत रही हैं। तो कुल मिलाकर 2019 का चुनाव हारने के बाद, हालांकि कुछ हजार से 7-7.5 से के अंतर से डॉक्टर अरविंद शर्मा, पिछली बार भी बहुत कड़ा मुकाबला था 2019 का चुनाव, जब बीजेपी की और मोदी जी की पूरी लहर चल रही थी, लेकिन 7-7.5 से अरविंद शर्मा ये चुनाव जीते थे। लेकिन अब आपको बताऊं, मेरी आज कई लोगों से बात भी हुई है, ये बिल्कुल बीजेपी के कार्यकर्ता नेता महसूस करते हैं कि रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा काम नहीं करवा पाए। उसकी वजह अरविंद शर्मा ये बताते कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, शायद उनको पूरा सहयोग नहीं मिला प्रशासन से भी और पार्टी के लोगों से भी। वो अपनी कमियां बता सकते हैं कि किस वजह से मैं लोगों की सेवा नहीं कर सका। ये बिल्कुल बात ठीक है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा का रिपोर्ट कार्ड जो है ज्यादा अच्छा नहीं है रोहतक में, जो 5 साल का कार्यकाल है। अब फिर जनता के सामने है और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, आज भी मेरी बात है, उनका ये कहना है कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगी, लोग मोदी जी को चाहते हैं, राम मंदिर की बात है। तो अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें, काम की बात करें, भरोसे पर खरा उतरने की बात करें, उस मामले में मेरे को डॉक्टर अरविंद शर्मा की झोली में ज्यादा कुछ नहीं है कि वो लोगों को गिना सके, बता सके। मोदी करिश्मे पर ये चुनाव टिका हुआ है और ये भी मैं पंकज बताना चाहता हूं, बहुत करीबी मुकाबला है अभी। अब जिन लोगों से हम बात करते हैं, जो लोग रोहतक की नब्ज को जानते हैं, राजनीति को जानते हैं, उनका कहना है कि हार जीत ज्यादा वोटों से नहीं होगी, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, बेहद नजदीकी मुकाबला रहेगा। और रोहतक सीट पर हरियाणा नहीं, हरियाणा से बाहर के लोगों की भी नजर है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के लिए जो असेंबली के चुनाव आने विधानसभा, उनकी इस परफॉर्मेंस पे, जहां जहां भूपेंद्र हुड्डा के 7-8 जगह पे जो टिकटें उनकी मर्जी से बटी है और उनकी जिम्मेदारी भी हाईकमान हो या एसआर के ग्रुप हो, वो ये कह रहे कि भूपेंद्र हुड्डा की अगर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देना, अच्छा प्रदर्शन देना, डिलीवरी देना, अब भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। उनको अपने बेटे की सीट भी जितवानी है और बाकी जगह भी, और चूंकि आगे विधानसभा चुनाव है। आप देखिए मुकाबला चला था शैलजा से और भूपेंद्र हुड्डा ने शैलजा को तो लोकसभा चुनाव लड़वा दिया, लेकिन खुद नहीं लड़े। अभी उनको उनकी दावेदारी है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, लेकिन सारा दारोमदारी है कि इन चुनाव परिणाम क्या आते हैं, कांग्रेस के हिस्से में क्या आता है, सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा का भविष्य भी इसी बात पर टिका है। जी, और दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा का भविष्य रोहतक वाले तय करेंगे। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ विरासत की जंग है, दूसरी तरफ ताज बचाना है, क्योंकि अरविंद शर्मा जिस तरीके से जीत रहे हैं और हुड्डा का गढ़ है, तो इस हिसाब से भी ये चुनौती रह जाती है कि अपने नाम को बरकरार रखना है। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। काम की बात हुई, क्योंकि इमोशनली अटैच करने की जनता को कोशिश हुई। अरविंद शर्मा हो, उन्होंने कहा कि बोगस वोटिंग आपने कराई, तब भी आप नहीं जीते। और यहां पर दीपेंद्र हुड्डा को हम देखते हैं तो कहते हैं आप तो हमारे हैं, आपने इतनी बार हमको संसद भेजा है, तो एक बार आप और भेजेंगे। लेकिन काम पर यहां बार बार सवाल उठता रहा है रोहतक के। देखिए, काम के लिहाज से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त को लोग याद करते हैं और उसके खास वजह भी है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त मुख्यमंत्री थे और सबसे ज्यादा अगर विकास के पैसे में किसी को हिस्सेदारी मिल रही थी तो पहले रोहतक लोकसभा और उसके बाद सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों को इसका सीधा फायदा मिल रहा था। तो कह सकते हैं कि सबसे करीबी जो इलाका था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने बेटे के लोकसभा क्षेत्र में दिया और उसके साथ लगते सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में विकास का ज्यादा से ज्यादा खर्च किया, जिसका फायदा आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है।
दरअसल परिस्थितियों को यहां पर समझने की जरूरत है, कहां क्या बड़ा अंतर पिछले लोकसभा चुनाव में और इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी और सामने सब कुछ उड़ाकर लेकर जा रही थी। ये ना सिर्फ रोहतक लोकसभा का जो हाल है, बल्कि हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों का, और देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी और सामने कोई नहीं था। लेकिन इस बार परिस्थितियां पलटी हुई हैं। इंडिया गठबंधन अच्छी खासी चुनौती यहां पर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जो जादू, वो जो एक्सेप्टेंस लेवल पहले देखने को मिल रहा था, अब वो जादू उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा बड़ा अंतर समझने की जरूरत है। दूसरा बड़ा अंतर जो पिछले लोकसभा चुनाव पर असर डाल रहा था वो था जाट आरक्षण की हिंसा। जाट आरक्षण हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार को उसके लपेटे में लेने की कोशिशें की गई थी, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उठाना पड़ा था। तीसरा अगर मैं फैक्टर समझने की कोशिश करूं तो यहां पर तब अरविंद शर्मा रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए नए थे, जातिगत फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा था, ब्राह्मणों ने एकजुटता दिखाने का काम किया। लेकिन अब अरविंद शर्मा का परफॉर्मेंस सामने आ चुका है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास करवा पाए, और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में अरविंद शर्मा का बतौर सांसद वजूद क्या था, यह खुद अरविंद शर्मा अपनी रैलियों के मंच से बता चुके हैं कि उन्हें विकास का पैसा कहां लगा दिया गया, किसके आदेश से लगाया गया, उन्हें पता तक नहीं था। तो ये तीन बड़े फैक्टर हैं जो असर दिखाएंगे। उससे भी बड़ा फैक्टर जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इमोशनल कार्ड है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र में अपनी पिछली हार को लेकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, खासकर कोसली के इलाके में, यही वो इलाका है जहां से 74,980 वोटों से हार का सामना यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करना पड़ा था। 74,980 वोटों की जो लीड है वो कहीं भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं तोड़ पाए थे। गढ़ी सापला किलोई से सबसे ज्यादा लीड उन्होंने हासिल की थी, लेकिन सिर्फ 75,000 की लीड थी, और बाकी किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कोई बहुत बड़ी लीड जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा हासिल नहीं कर पाए थे। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पिछली बार किसी ने हराया तो कोसली लोकसभा क्षेत्र ने, कोसली विधानसभा क्षेत्र ने हराने का काम किया था। लेकिन यहां पर अच्छा खासा होमवर्क इस बार कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया है। अब उससे अगले फैक्टर का मैं जिक्र करूं तो यहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ी संभावनाओं के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा की टिकटें अगर बांट रहे हैं तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों को यह भी लग रहा है कि फिर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी हुड्डा परिवार को मिल सकती है और एक बार फिर से वही इलाके को प्राथमिकता पहले की तरह मिल सकती है। तो तमाम जो फैक्टर्स हैं वो यहां पर हुड्डा परिवार और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में एक के बाद एक जुड़ते नजर आ रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि यही वजह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर थोड़ा सा ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। एक और फैक्टर का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा, रोहतक विधानसभा क्षेत्र जहां पर पंजाबी बहुल वोटर्स की संख्या खासी देखने को मिलती है, और पिछली बार भी जिक्र करें रोहतक सीट का तो 19,741 वोटों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा ने लीड हासिल की थी। लेकिन अब पंजाबी वोटर चूंकि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा चुका है तो उसमें भी डेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। और जहां पर मनीष ग्रोवर का जिक्र करें तो वहां पर भी कुछ स्थानीय मतभेद जो है वो देखने को मिल रहे थे पंजाबियों के बीच। तो ऐसे में यहां पर पहले से ज्यादा वोट शेयर पंजाबी वोटर्स में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हासिल कर सकते हैं। तो एक के बाद एक जो फैक्टर्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दरअसल वो सार्थक है और यहां पर हुड्डा परिवार के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, और पहले से ज्यादा काम यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ग्राउंड वर्क को लेकर किया है, खासकर कोसली विधानसभा क्षेत्र में। वीरेंद्र जी, दीपेंद्र हुड्डा ने होमवर्क अच्छा किया, अरविंद शर्मा के काम पर सवाल उठ रहे हैं, और जो तर्क अरविंद शर्मा या बीजेपी का कोई भी मौजूदा सांसद जनता के सामने रख रहा है कि काम कहां पर विकास का पैसा लगा दिया, किसने लगा दिया, क्यों तवज्जो नहीं दी गई, उनको पूछा नहीं गया या उनकी कहीं पर वैल्यू नहीं थी, तो क्या इससे जनता कनेक्ट हो पाएगी? देखिए, अरविंद शर्मा की आज नामांकन रैली थी, तो रैली के दौरान भी उन्होंने जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए हुए थे, देखिए इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कितनी गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो आए हुए थे, आज नामांकन की रैली थी, तो वहां भी अरविंद शर्मा ने मांग की, हालांकि देखिए चुनावी रैली थी, वहां अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए थी, वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां तो गिनाते रहे। अरविंद शर्मा वहां मांग करते रहे अहीरवाल रेजिडेंट बनाई जाए, मातल हैंड में सैनिक स्कूल बनाया जाए, महम में सैनिक स्कूल बनाया जाए। मतलब उससे पता चलता है कि उनकी जो मांगे थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और उन्होंने अपने क्षेत्र की ओर जो विकास करवाना चाहिए था वो नहीं करवा सके। उसके कारण चाहे राजनीतिक रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी से मतभेद रहे हो, मनीष ग्रोवर से मतभेद रहे हो, और कोसली की बात है, जहां तक कोसली की बात है, कोसली में तो वो वहां कहीं गए
ही नहीं, कहीं वहां के लोगों में रोष है। भाई कोसली ने जो जिनको जिताया था, जो कोसली के लोगों की अपेक्षाएं थी उसको भी पूरा नहीं कर पाए। अब कोसली में भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा मतभेद है, बड़ी गुटबाजी है। लक्ष्मण यादव एक तरफ है और जो दूसरे जो है विक्रम ठेकेदार वो अलग है। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है, जो निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता है वो नाराज बैठे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वहां विक्रम ठेकेदार और लक्ष्मण यादव को उन्होंने बिठाकर बातचीत कराई है, लेकिन मतभेद ज्यों के त्यों कई बार अब दिखाई दिया, दोनों आपस में एक दूसरे को धक्के देते भी दिखाई दिए। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी सुगत नहीं है। लेकिन पिछली बार जो है दीपेंद्र हुड्डा क्यों थे, वो आगे थे, उन्होंने अरविंद शर्मा को हल्के में लिया। अगर इस बार भी वो हल्के में लेंगे अरविंद शर्मा को, अरविंद शर्मा आसानी से हारने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जो है उपहार में नहीं देने वाली दीपेंद्र हुड्डा को। हालांकि आज जब मनोहर लाल जो है सोनीपत में थे, सोनीपत में उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा अभी राज्यसभा के सदस्य बने रहे, अभी उनका 26 तक का कार्यकाल है, हम चाहेंगे कि वो 26 तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे, यानी कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस पूरी ताकत लगाएगी सीट को जीतने के लिए। और कांग्रेस ने अगर इसको हल्के में लिया, दीपेंद्र हुड्डा अगर अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए तो परिणाम कुछ हो सकता है। ये बात ठीक है कि रोहतक के अंदर जो है अरविंद शर्मा को पिछली बार बढ़त मिली थी, लेकिन 6 महीने हुए विधानसभा चुनाव के में भी जो है वहां उस समय मनीष ग्रोवर चुनाव हार गए थे, तो बीबी बत्रा बन गए थे। तो इसलिए स्थिति बदलती रहती है। यहां जो है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला सीधा मोदी से है, अरविंद शर्मा से नहीं है। अरविंद शर्मा तो चेहरा है, देखिए जो पुराने ही है, अरविंद शर्मा भी पुराने हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी पुराने हैं। तो इस बार जो है दोनों को जो मुकाबला करना है वो नई नीति के साथ करना है, कारगर नीति के साथ करना होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हर जो है भारतीय जनता पार्टी तरकश का हर तीर निकालेगी। जी देवेंद्र, तुलनात्मक स्थिति की बात करें, जैसे 14 की बात आपने की, 19 का जिक्र आपने किया, अब 24 की बात हो रही है और यहां पर बहुत क्लोज फाइट देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से माहौल है। इसमें मोदी लहर का कितना फर्क पड़ेगा, मोदी के नाम का कितना फर्क पड़ेगा, इसे जनता किस तरीके से देख रही है, एक सवाल ये। दूसरा ये कि इलाकाई जातिगत जो समीकरण बैठते हैं उस हिसाब से एक डॉक्टर अरविंद शर्मा है, दूसरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। देखिए पंकज, डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत के रहने वाले हैं, झज्जर के रहने वाले हैं जी। 1996 में उन्होंने निर्दलीय सांसद के तौर पर चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव 1996 में सोनीपत से। चूंकि झज्जर के रहने वाले हैं तो वो जीते थे। एक करिश्मा था राजनीति में ऐसा, बहुत निर्दलीय विधायक तो जीतते आपने देखे हैं, सुने हैं, हर बार हरियाणा में 6, 7, 8 चुनकर आते, लेकिन कोई सांसद निर्दलीय चुनकर आए ये बहुत कम होता है। हरियाणा के इतिहास में तो मेरे को लगता है शायद अकेला उदाहरण होगा। 1996 में अरविंद शर्मा सोनीपत से जीत कर आए थे। उसके बाद 2004 और 2009 का चुनाव, फिर वो 2 चुनाव जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी 10 साल, वो 2 बार सांसद रहे करनाल से। और अब एक चुनाव 2019 वाला जो चुनाव था वो अरविंद शर्मा जीत गए, दीपेंद्र हुड्डा हार गए। अब परिणाम की बात करें, मुकाबले की बात करें, तुलना की बात करें, 2 चीजें हैं जो मेरे को दिख रही है और मैंने लोगों से बात भी की है, जो मेरी भी राय है। एक तो जातिगत समीकरण, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2 बड़े फैक्टर हैं जो हार जीत को तय करेंगे। काम करने की बात, परफॉर्मेंस की बात, लोगों को राहत देने की बात, लोगों का भरोसा जीतने की बात, उस मामले में अरविंद शर्मा को उतने नंबर नहीं मिले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, राम मंदिर और दूसरा जातिगत समीकरण, जो दोनों पक्ष कांग्रेस और बीजेपी जातिगत समीकरण जिस तरीके से वो रणनीति बना के चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि चुनाव हम ऐसे जीत सकते हैं, वो उसको ऐसे हरा सकते हैं। तो जातिगत समीकरण और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना, उनकी ललकार, उनकी अपील, उनका चेहरा, ये 2 चीजें हार जीत को तय करेंगी रोहतक में। मेरे को लगता है 80% तक ये 2 फैक्टर ही काम करेंगे, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प और नजदीकी है। महेश, यही सवाल आपसे भी है। जातिगत समीकरण हर जगह साधने की कोशिश की जाती है, ब्राह्मण भी हैं, पंजाबी लोग भी हैं, और जाट को भी हम यहाँ नकार नहीं सकते हैं, ये इलाका हुड्डा का इलाका। और ऐसे में विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जाना कि मुख्यमंत्री अगर रोहतक से मिलता है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतती है कांग्रेस तो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी करती है, तो सांसद भी हो और मुख्यमंत्री भी हो, ऐसा कहीं जनता सोच नहीं रही हो।
देखिए, मैं इतना यकीनन कह सकता हूं कि भावनात्मक जो अपील यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेंगे कि बेटे को चुनाव जितवाने का जो जरूरी हालात है वो समझने की जरूरत इलाके के लोगों को है। और मुझे लगता है कि भावनात्मक अपील चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हो, असरदार साबित तो होगी। और मोदी मैजिक का मैं जिक्र कर रहा था, मोदी मैजिक उस कदर नहीं है जितना पिछली जो है 2019 के अंदर देखने को मिल रहा था। उसके बाद 2024 के अंदर अब जो परिस्थितियां हैं वो बदली हुई नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि उतना असर अब मोदी का फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा, हालांकि कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन एक तरफा जो हवा पहले बह रही थी, चाहे पूरे हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों का मैं जिक्र करूं, वो हालात वो परिस्थितियां इस वक्त मोदी के समर्थन में नजर नहीं आ रही। और राष्ट्रीय संदर्भ में भी अगर समझने की कोशिश करें तो इंडिया गठबंधन अच्छी खासी चुनौती यहां पर दे रहा है। कितनी सीटें आएंगी वो अलग बात है, लेकिन चूंकि माहौल मुकाबले का नजर आ रहा है, माहौल बराबरी का नजर आ रहा है, तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जो रोहतक लोकसभा सीट है वो भी परिस्थितियों से अछूती नहीं होगी। इमोशनल अपील जो गोल्डन पीरियड रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने पहले देखा है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मुख्यमंत्री बने हुए थे, विकास के पैसे में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, परियोजनाओं में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ला पाए थे तो अपने पिता के मुख्यमंत्री होने की वजह से ला पाए थे। यही परिस्थितियां एक बार फिर से इलाके के लोगों को बनती नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि यहां पर बहुत बड़ी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए लोकसभा की चुनावी रण में देखने को नहीं मिलेगी। जी वीरेंद्र जी, बार बार हॉट सीट, कांटे की टक्कर वाली सीट का जब जिक्र होता है, 4-5 सीटें ऐसी आती हैं जहन में जहां पर ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है। ये पहले माना जा रहा था और ये कई लोग कहते भी हैं कि मोदी मैजिक का जिक्र जैसे महेश कर रहे हैं। और जब उम्मीदवारों को देखते हैं, जब वहां पर तैयारियों को देखते हैं, तो वहां कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। वहां पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी या फिर बीजेपी भी, हमने कुरुक्षेत्र में बात की तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज रोहतक की स्थिति ऐसी है, गुरुग्राम जाते हैं वहां स्थिति ऐसी है, हिसार में देखते हैं तो वहां पर स्थिति कुछ ऐसी दिखाई देती है। देखिए, रोहतक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के बारे में एक आम धारणा बन गया कि वहां पर जो है कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है। हरियाणा में कोई सीट है तो वो रोहतक की मानी जाती है जो कांग्रेस की सबसे मजबूत है। हाँ, ये देखिए, लोगों की जो मोदी मैजिक की बात कर रहे थे कि हर जगह की अलग अलग धारणाएं हैं। अब देखिए, रोहतक के अंदर जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आदित्य बत्रा है, उन्होंने प्रबुद्ध जनों की बैठक बुलाई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो उसमें बुद्धिजीवियों का ये एकमात्र कहना था कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बन गई है और यहाँ जो है बेरोजगारी हरियाणा में बहुत ज्यादा है। हालांकि वहां हेल्थ मिनिस्टर जो है कमल गुप्ता भी थे और डॉक्टर आदित्य बत्रा ने भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, इसलिए उत्साह है। संगठन मंत्री फरिंदर नाथ शर्मा भी थे, लेकिन प्रबुद्ध जनों की राय थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन के ऊपर वॉशिंग मशीन के रूप में नहीं देखना चाहते। ये ठीक है कि राम मंदिर, धारा 370 ये मुद्दे हैं, लोगों को अक्षय कह रहे हैं, शहरों के अंदर अच्छा प्रभाव भी है, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर गलत दिशा में जाती है, अगर भटकाव की ओर जाती है, तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने और समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो जो कुछ है नाराज भी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस के पास जो है दीपेंद्र हुड्डा, निश्चित रूप से उनके साथ सहानुभूति है, गांवों के अंदर उनके लिए अच्छा माहौल है। अब कोसली में पहले जैसी स्थिति नहीं है, अब अरविंद शर्मा को कोसली में पहले जैसा लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करने वाली। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी खेल कर सकती है और डॉक्टर अरविंद शर्मा भी कम खिलाड़ी नहीं है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ अपने सहारे हैं, यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है, सरकार भी लगी है, संगठन भी लगा है, संघ के कार्यकर्ता भी हैं। तो वहां पूरी जो देखें समर्पण की टीम देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास हर तरह से ज्यादा है। कांग्रेस जो है दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा अपने सहारे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से आज नामांकन के दौरान भीड़ उमड़ी है, उससे जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, तो कांग्रेस तो अपने आप ही जो है अपने बलबूते पर लड़ना है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी फौज है और साधनों की कोई कमी नहीं है। तो लेकिन ये चुनाव पूरा रोहतक का जो है पूरे हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि राज्यसभा सदस्य होते हुए भी दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये कहकर उनको टिकट दी गई कि इससे हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है। तो ये अब चुनाव परिणाम बताएगा कि ये रोहतक का चुनाव परिणाम किस दिशा में जाता है। रोहतक का, हिसार का, गुरुग्राम का, कुरुक्षेत्र का, जहां जहां पर लग रहा है कि टक्कर है, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, सब जगह नजरें हैं। हालांकि जनता ने तय करना है, जब वोट पड़ेगा तो उसके बाद परिणाम आएंगे, तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो रोहतक लोकसभा सीट कितनी अहम है सियासत के लिए और कितनी अहम है लोगों के लिए जानने की कोशिश की। हालांकि गढ़ हुड्डा का माना जाता है, लेकिन अरविंद शर्मा को भी यहां कमतर नहीं आंका जा सकता। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है। नामांकन के दौरान जो तस्वीर पेश हुई उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।